हेलो दोस्तों, तो चंद्रयान 3 के बारे में जो एक सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि 22 सितंबर को ये एक्सपेक्टेड है कि शायद हमारा विक्रम और प्रज्ञान जो है वो नींद से जाग जाए। हमने 23 अगस्त को चांद के सदर्न पोलर रीजन में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करा। फिर प्रज्ञान जो है वो विक्रम से बाहर निकलता है, चांद के सरफेस पे चहलकदमी करता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए जाते हैं और 3 सितंबर को स्लीप मोड को ऑन कर दिया जाता है। अब कुछ सवाल सामने आते हैं, ये स्लीप मोड क्या होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो स्लीप मोड है उसको 14 दिन पहले ही क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि अगर मैं 23 अगस्त को लैंड करता हूं तो 14 दिन का जो ड्यूरेशन है वो 3 सितंबर को पूरा नहीं हुआ है। तो हमने टाइम से पहले ही स्लीप मोड को क्यों ऑन कर दिया? तीसरा सवाल ये आता है कि अगर 14 दिन की साइकिल होती है सूरज के निकलने की और रात होने की चांद के ऊपर, तो फिर 22 सितंबर तक का हमें इंतजार क्यों करना है? आज की इस वीडियो में दोस्तों ये सारी बातें जानेंगे। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और चंद्रयान 3 की इस गुत्थी को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रज्ञान की बात करें तो प्रज्ञान के लिए कहा जा रहा है कि प्रज्ञान जो है उसको एक ओरिएंटेशन में फिक्स करके, सूरज जिस साइड से निकलेगा 22 तारीख को उस ओरिएंटेशन में फिक्स करके स्लीप मोड में रख दिया गया है। अब जब उसको स्लीप मोड में रख दिया गया है और उसके ओरिएंटेशन को फिक्स कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि उसके सोलर पैनल को खुला छोड़ दिया गया है और सोलर पैनल जो है वो उस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं जहाँ से सूरज निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि जब सूरज का निकलना और सूरज का जो ढलना है वो अगर वो 14 डेज की साइकिल होती है तो हमारा जो मिशन है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम ज़्यादा क्यों हो गई? और अगर 3 सितंबर को ही हमने स्लीप मोड ऑन कर दिया तो फिर अगर उस दिन रात हो गई थी 3 सितंबर को चांद के ऊपर, तो उसमें 14 दिन जोड़ें तो वो तो 17 या 18 तारीख को वापस जाग जाना चाहिए था। तो हम 22 सितंबर तक का वेट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो है हमारे विक्रम का, ये हमारे प्रज्ञान का स्कीमेटिक है, जो हमारा रोवर है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स। तो जो एक स्पेकुलेशन है वो ये है कि शायद हमने टाइम से पहले 3 तारीख को ही सारी बैटरी जो थी प्रज्ञान की उनको हमने चार्ज करा और चार्ज करके हमने उसको स्लीप मोड में जब रखा होगा तो शायद उसको कुछ इस तरीके का फिनोमेना किया होगा कि भाई वो बैटरीज जो हैं वो इस वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स के अंदर थोड़ी सी हीट को जनरेट करते रहे, इसके अंदर जो हीटर लगे हुए हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करते रहें। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस 22 तारीख तक चलेगा और जब 22 तारीख को फिर से सूरज उगेगा तो हमें जब सूरज की रोशनी मिलेगी तो फिर से जब सोलर पैनल पावर जनरेट करेंगे तो बैटरीज की मदद से हम फिर से पूरे सिस्टम को जगाकर कम्युनिकेट करेंगे विक्रम के साथ। और फिर अगर हमें ग्राउंड स्टेशन पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कहेंगे कि हमारा मिशन जो है वो लाइफ को एक्सटेंड कर गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड क्यों है? वाई दे आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग? तो देखो होता क्या है दोस्तों, जब हम सूरज की बात करते हैं, चांद के सदर्न पोलर रीजन में हम जब बात करते हैं, जिस दिन हमने लैंड किया था 23 तारीख को, उस वक्त सूरज वहां पर जस्ट उगा नहीं था। सूरज उस लोकेशन पे 22 तारीख को ही सनराइज दे चुका था। जब हमने लैंड किया था तब सूरज का जो एंगल था वो 8.75 डिग्री था। कैलकुलेशंस के हिसाब से इसरो को जब लैंड करना था चांद की धरती पर तो सूरज का एंगल हमें 6 से 9 डिग्री चाहिए था, यानी हमारी लैंडिंग तो परफेक्ट थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी एक दिन मिस कर चुके थे, क्योंकि 22 को सूरज निकल चुका था, 23 को हमने लैंड किया था। अगर इसी चीज को हम जब सनसेट के टाइम पे लगाएं तो भी सेम इक्वेशन काम आएगी कि हमें सनसेट के टाइम पे 6 से 9 डिग्री के बीच में जब सूरज है तब तक तो हमें प्रॉपर रोशनी मिलेगी। लेकिन अगर सूरज उसके नीचे चला जाता है तो शायद हमारे सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क न कर पाए। तो इसरो ने ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, इतना चांस भी क्यों लेते हैं, जब सूरज प्रॉपर्ली दिख रहा है तभी पैनल्स के थ्रू बैटरी को पूरा चार्ज कर दो और स्लीप मोड को ऑन कर दो। बात समझ में आती है? इसका मतलब यह है कि हमने हमारा जो मिशन है उसके जब सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए तो हमने आखिरी 14th डे तक का वेट नहीं किया कि जब एकदम रात वहां पर छाने लगे तभी हम सिस्टम को बंद करें। हमने उससे पहले एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके बैटरीज को फुल्ली चार्ज करके हमने सिस्टम को स्लीप मोड में डाल दिया है कि हो सकता है कि शायद ये बैटरीज अपने चार्ज को बचाकर ये जो पूरी ड्यूरेशन है जहां पर रात का टेम्परेचर 100 केल्विन यानी -170 डिग्री तक भी जब पहुंच जाता है तब तक भी शायद इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा सके। अब हम उन बारीकियों को भी समझेंगे दोस्तों कि ये जरूरी क्यों है। देखो ऐसा है कि जब मैं बात करता हूं चांद की, तो चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी जब सूरज चमकेगा तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री के आसपास भी। और जब वहां पर रात होगी, मैं बात करूं सदर्न पोलर रीजन की, जब रात होगी तो वहां टेम्परेचर पहुंच जाएगा
170 माइनस 180 डिग्री के आसपास। अगर बात करते हैं उसके पोल्स की, चांद के पोल्स की, तो वहां पर तो कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पर आज तक सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, वहां तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। और कुछ पार्ट तो ऐसे जहां पर कभी सूरज दिखता ही नहीं, यानी वहां पर तो परमानेंट बर्फ जमी है, वो तो एकदम घनघोर ठंडे रीजन है। अब ये जो सारी बातें हैं ये इस साइड दर्शाती हैं कि अगर हम कोई पे लोड को, जैसे कि यहाँ पर हम इस फोटो में देख रहे हैं, अगर किसी पे लोड को हम चांद पर छोड़कर आते हैं तो उस पे लोड के अंदर हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जब वहाँ पर घनघोर रातें हों तो उसके अंदर हीट जनरेट करी जा सके। तो जैसे ये जो एक मिशन हुआ था नासा का, जहाँ पे अपोलो मिशन के अंदर एक सिस्मोमीटर को चांद के सतह पर इक्वेटोरियल रीजन में छोड़कर आया गया था, तो उसके अंदर एक रेडियो आइसोटोप हीटर रखा गया था जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो अगर मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपन इस एक वीडियो को देखें तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सैंपल को गैस चैम्बर में रखा हुआ है। गैस चैम्बर के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो हमें उसकी ट्रेल दिखती है। तो यहाँ पर हम वो ट्रेल देख पा रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है। तो जब मैं रेडियो आइसोटोप की बात करता हूं तो रेडियो आइसोटोप के अंदर क्या होता है, ऐसा ही कोई सैंपल होता है, उस सैंपल से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इन पार्टिकल्स की एनर्जी को यूज कर हीट जनरेट करी जाती है। लेकिन इसरो ने ऐसा नहीं किया है। तो इसरो क्या कर सकता था, तो इसरो कर सकता था कि वो बड़ी पावरफुल बैटरीज को लेकर उड़े। लेकिन अगर मैं बड़ी और पावरफुल बैटरीज को लेकर उड़ता हूं तो हमें 14 रातों तक अगर हमें हीट जनरेट करनी है, हीटर को हमें चलाना है, तो हमारे को बैटरीज भी उतनी ही बड़ी चाहिएगी। उससे मास बढ़ जाता है और अगर मास बढ़ जाता है तो पूरी लॉन्च की जो इक्वेशन है वो बदल जाती है। तो क्या किया जाए, तो अगर मेरे पास नॉर्मल बैटरीज और नॉर्मल सोलर पैनल्स हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो मेरा सिस्टम है वो उन घनघोर ठंडी 14 रातों के बाद वापस सिस्टम को जगा पाएगा जब वापस से सूरज निकलेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक और अप्रोच होती है, जिस अप्रोच को हम कहते हैं हाइबरनेशन स्लीप साइकिल। तो इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो ये ग्राफ जो है ये नासा की रिसर्च से जो ग्राफ निकला है, नासा का LRO जो है, जो चांद के चारों तरफ 60-70 हजार चक्कर काट चुका है, जिसने चांद की भरपूर मैपिंग कर दी है, टेम्परेचर की उसकी प्रोफाइलिंग कर दी, तो ये बताता है कि जिस लैटिट्यूड पे 70 डिग्री लैटिट्यूड पे जहां पर अभी हमारे विक्रम और प्रज्ञान है, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है तकरीबन, ये देखिए ये ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन को मैं देखूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर पहुंच जाता है तकरीबन, यहां पर दिख रहा है मुझे 300 केल्विन के आसपास दिख रहा है। लेकिन मुझे पता है कि टेम्परेचर अपना 70-80 डिग्री तक पहुंच रहा था यहाँ पर अगर अपन देखें तो। और जो मिनिमम टेम्परेचर 70, क्योंकि अपन एक्जैक्टली 70 डिग्री लैटिट्यूड पे नहीं है, लेकिन अगर आइडिया लें तो वो 100 केल्विन यहाँ दिखा रहा है सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर 100 केल्विन यानी -170 या -180 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ठंड में हो जाएगा जब वहाँ पर सूरज नहीं चमक रहा है। तो इस वक्त प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये देखो ये ग्राफिक भी जो है ये नासा की रिसर्च का ही ग्राफिक है, जहां पर ये एक टिन का सैंपल है, एक टिन का एक कास्ट बनाया हुआ है, जिसका अगर टेम्परेचर साइक्लिंग करते हैं 0 से -30 डिग्री में तो वो इतनी तरीके से डिफॉर्म हो जाता है, और अगर जॉइंट्स का अंदर इसको यूज किया हुआ है तो वो जॉइंट्स टूट जाते हैं, यानी ये फेवरेबल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो सैंपल जो है, जो मटेरियल है उसका फेलियर हो जाता है जब हम बात करते हैं बहुत ठंड की और बहुत गर्म की उस साइकिल की, यानी +100 डिग्री से अगर -170 डिग्री पे हम साइक्लिंग करते हैं किसी मटेरियल की तो मटेरियल समय के साथ खराब हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए, तो होता ही है दोस्तों, एक स्लीप और हाइबरनेशन साइकिल की बात करी जाती है। वो क्या चीज़ है, तो देखो उसके अंदर 3 एस्पेक्ट रहते हैं। पहला ये रहता है कि हमारी जो बैटरीज हैं वो सही से काम करें, जब उनको हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें तो वापस जब टेम्परेचर बढ़े तो उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं आए, तो वो क्रायो टॉलरेंट हो। फिर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि सारा काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाली है, वो भी क्रायो टॉलरेंट हो, यानी वो उस ठंडे टेम्परेचर को झेल सकें। और तीसरा वर्ड आता है उसको हम कहते हैं क्रायो ऑपरेबल। तो क्रायो ऑपरेबल का मतलब ये है कि जो हमारा सेटअप है वो बहुत जब ठंडा हुआ और जब वापस सूरज चमका, सूरज जब फिर से उगा तो सूरज से जो रोशनी हमें मिली उससे जब सोलर पैनल्स जो हैं वो पावर जनरेट करें, वो पावर जनरेट करके जब मेन कंट्रोलर को बताएं कि भाई सूरज की रोशनी आ रही है और हम पावर जनरेट कर रहे हैं, और जब बैटरीज को हीटर प्री हीट करे और बैटरीज चार्ज होना चालू करें, तो हमारे जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसक्राफ्ट एवियोनिक्स वाला जो पार्ट है, इनको भी हम प्री हीट करके, यानी इनको भी हम प्री हीट करके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर इनसे भी काम करवाना चालू कर दें जब भी जरूरी हो। लेकिन ये जो पार्ट है, जो येलो कलर में पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट तो तुरंत काम करना चालू कर देगा, और जब सूरज उगेगा तो तुरंत टेम्परेचर थोड़ी ना -170 से +30 डिग्री हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बढ़ने में भी टाइम लगेगा। यानी ये जो पार्ट है, जिस पार्ट को तुरंत काम करना है जैसे ही
सूरज की रोशनी सोलर पैनल पे पड़ेगी प्रज्ञान या विक्रम के, तो इनको क्रायो ऑपरेबल होना पड़ेगा, यानी ये उस ठंडे टेम्परेचर में भी काम कर सकें। फिर जैसे जैसे हीटर से हीट जनरेट होगी तो हमारी जो बैटरी है वो क्रायो टॉलरेंट होगी, तो जब उसका टेम्परेचर वापस आएगा, जब वो वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहले तो वो जनरेट कर रही थी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट और अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करी है वो घट के 0.01 हो गया, तो बैटरीज का रोल ही क्या बचेगा। तो इसके लिए भी ग्राउंड पे टेस्टिंग करी जाती है। जैसे कि ये एक टेस्ट नासा ने करा था LG की बैटरीज जो आती है MJ1 कि उसका जो कोड है R2691031B, तो उनने चेक किया था कि जब टेम्परेचर को बहुत ड्रास्टिकली घटाया जाता है तो जो ऑपरेशन है वो जीरो हो जाता है, सेल वोल्टेज जीरो हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ग्रेजुअली जो परफॉर्मेंस है वो फिर से वैसा सा ही हो जाता है जैसा था। ये जो है, ये मैंने एक स्कीमेटिक जो दिखाया, ये जो दिखाया तो खाली एक पिक्टोरिकल मैंने प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया, लेकिन ये जो मॉडल है 18650 इसकी भी ग्राउंड टेस्टिंग करी गई है लैब्स के अंदर नासा के, और उसके अंदर भी यही मिला था कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, यानी ये जो बैटरीज हैं ये एकदम बहुत ठंडे टेम्परेचर को झेलकर वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर भी अपनी परफॉर्मेंस दे देती हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाकी जैसे डायोड्स हुए, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हुए, गेट एफईटीज हुए, सेमीकंडक्टर एफईटीज हुए, मॉसफेट कहते हैं जिसको हम रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स कहते हैं, ये जो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनके लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो इनको भी यूज़ करना प्रॉब्लम में आ जाता है जब हम क्रायो टॉलरेंस और क्रायो ऑपरेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई क्रायो टेम्परेचर को ऑपरेट कर भी पाएंगे या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि जो स्लीप मोड है उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये एक नॉर्मल स्लीप साइकिल है, एक हाइबरनेशन की साइकिल है, जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम वापस जाग जाएगा। तो क्या इसरो ने ग्राउंड स्टेशंस पे जब वो जो सारा सेटअप लैब के अंदर तैयार हो रहा था तब ऐसा कुछ काम किया है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ उनने करा है तब तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद हमारा प्रज्ञान और विक्रम जो है वो 22 सितंबर को जाग जाएं और फिर से बोले हेलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हमें फिर से कुछ ग्रीटिंग्स मिले चांद की धरती से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और हम कंप्लीटली बैटरीज पे डिपेंडेंट है कि बैटरीज इस वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स को गर्म रखें, तो दोस्तों ये चांस की बात हो जाएगी। क्योंकि अगर बैटरीज उससे पहले ही ड्रेन आउट हो गई और कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई और यहाँ पर टेम्परेचर एकदम गिर गया, और हमने जैसा यहाँ पे देखा था ना कि भाई मटेरियल जो है अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उसकी नेचर में चेंज आ जाता है, उसकी कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। तो अगर वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर है जो मटेरियल उसका बदल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो प्रॉपर्ली वैसी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है विक्रम और प्रज्ञान वापस नींद से न जागे। यानी अब ये जो मिस्ट्री है ये 22 तारीख को ही पता चलेगी, और शायद ऐसा है कि जब 22 तारीख को जो रिजल्ट सामने आएंगे तब इसरो थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में हमें बताएगा कि एक्चुअली वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे 22 तारीख को कि हमारा जो चंद्रयान 3 का विक्रम और प्रज्ञान है वो जाग जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर हमने कोशिश करी है इस बात को जानने की कि स्लीप साइकिल क्या होती है, और इस बात की स्पेकुलेशन लगाने की कि शायद इसरो ने एक कदम आगे का पहले उठा लिया हो और 22 तारीख को पूरे इंडिया को और पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दे। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि दोस्तों ये कुछ वो लोग हैं जिनने खूब सारा प्यार हमें दिया। ये मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, कैरम बोर्ड लवर, एग्जाम, प्रभात आर्यन, ओमकार मिश्रा, हिमांशु शर्मा, प्रवीण रुबारू, डिस्कवर डिमिस्टिफाइड, ARG, श्रव्य पाटिल, सुब्रमण्यम रवुरी, राज व्यास, रविंद्र पलकर, पाज सरकार, कश्यप मनकड़, मनीष शर्मा, योगेश सहाने, इनको खूब सारा प्यार। और अगर आप भी इस चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।